हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ क्लास 12th के लिए। ये पूरी बुक के मैंने एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं और उसी को आज हम देखेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे जो 80+ एमसीक्यूज़ हैं और इसको देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट देंगे। तो इसीलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर जो पहली बार आया है या चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ज़रा देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन 1, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का जो आकार था वो था हमारा त्रिकोणीय, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में था। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज जो की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, 1921 में की थी। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 है, हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित है। का लोथल, खा बनावली, गा कालीबंगन, घा शोरतुगई। तो लोथल तो हमारा गुजरात से है, बनावली इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बनावली ही क्या है, हरियाणा से संबंधित है। कालीबंगन राजस्थान से, शोरतुगई अफगानिस्तान से है। प्रश्न नंबर 5, किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का शोरतुगई। शोरतुगई से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर 6, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन खा ऑप्शन है जो हमारा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। प्रश्न नंबर 7, संगम किस भाषा का साहित्य है। तो संगम तमिल भाषा का साहित्य है। प्रश्न नंबर 8, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। प्रश्न नंबर 9, महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो महाभारत में जो श्लोक हैं वो 1 लाख से अधिक हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र कौन सा है। तो का महाभारत, खा मनुस्मृति, गा ऋग्वेद, घा उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा, यानी कि मनुस्मृति इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। शक कहाँ से आए थे। तो शक जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 12, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप जो है वो भोपाल के पास में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, जैन धर्म के 24 महान आचार्य क्या माने जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर, यानी कि 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी। आज ये कहाँ पड़ता है, आज ये पड़ता है नेपाल में। प्रश्न नंबर 15, महात्मा बुद्ध को सच्चा ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को सच्चा ज्ञान बोध गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो का है वो इसका सही आंसर होगा, वहां पर हुआ था। प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म की नई परंपरा क्या कहलाती है। तो बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा है वो महायान कहलाती है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा घा महायान। प्रश्न नंबर 17, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। तो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ का नाम है अंग। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। प्रश्न नंबर 19, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें किया गया है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन ऑप्शन नंबर गा त्रिपिटक में किया गया है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। कब करी थी? 1922 में, 1922 में की थी। हड़प्पा की 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। प्रश्न नंबर 21,
इनमें से कौन सा फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, फ्रांसिस बर्नियर। प्रश्न नंबर 22, मोरक्को से संबंधित कौन सा यात्री था? तो मोरक्को से संबंधित जो यात्री था वो था इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 23, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद ऑप्शन नंबर डी, अल ब्रून ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 24, इब्न बतूता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे बड़ा था? तो इब्न बतूता ने जो सबसे बड़ा शहर बताया था वो दिल्ली को बताया था। प्रश्न नंबर 25, इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहा? इब्न बतूता भारत के अंदर 12 वर्षों तक रहा। प्रश्न नंबर 26, अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल ब्रूनी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गा ख्वारिज़म। ख्वारिज़म आज कहाँ पड़ता है? आज पड़ता है उज्बेकिस्तान में। प्रश्न नंबर 27, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो विष्णु भक्त संत जो कहलाते थे वो अलवार कहलाते थे और नैनार शिव भक्त कहलाते थे। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी अकबर की राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी ऑप्शन नंबर गा, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 29, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया था ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु तेग बहादुर इनके 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, गुरु नानक देव जी इनके प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 30, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो गैर मुस्लिम के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसका नाम था जजिया कर। प्रश्न नंबर 31, अलवार और नैनार किस राज्य से संबंधित भक्त थे? तो अलवार और नैनार तमिलनाडु से संबंधित राज्य से संबंधित भक्त थे। प्रश्न नंबर 32, विट्ठल को किस भगवान का अवतार कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को ऑप्शन नंबर गा, विट्ठल का अवतार माना जाता है, यानी कि विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 33, अलवारों की एक रचना का नाम बताइए। तो अलवारों ने जो रचना की थी उसका नाम है ऑप्शन नंबर का, नलय दिव्य प्रबंधन, यानी कि नलयरा दिव्य प्रबंधम उसका रचना थी अलवारों की। प्रश्न नंबर 34, ब्राह्मणों द्वारा जाति के विचार और कुछ समूहों को दिए गए नियम को किसने चुनौती दी? तो ब्राह्मणों द्वारा जो जाति के विचार और कुछ समूहों को चुनौती दी गई थी वो दी गई थी ऑप्शन नंबर गा, लिंगायत द्वारा। प्रश्न नंबर 35, कबीर बीजक को डैश द्वारा संरक्षित किया गया है? तो कबीर पंथ द्वारा कबीर बीजक को संरक्षित किया गया है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रैदास। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? तो विजयनगर शहर का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर खा, हम्पी था। प्रश्न नंबर 38, विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम राजवंश का शासन किसका था? तो विजयनगर पर जो प्रथम राजवंश था उसने राज किया था, उनका नाम था संगम राजवंश। इसका पूरा क्रम है कि सबसे पहले किसने किया? तो पहले संगम ने किया, सबसे पहले संगम राजवंश ने किया, दूसरे में सुलुभ ने किया, तीसरे में तुलुभ ने किया और लास्ट में अराविदु ने किया। तो हम इसको याद कर सकते हैं SSTA, यानी कि संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविदु। अराविदु राजवंश इस पे सबसे लास्ट में आया था विजयनगर पे करने के लिए। प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। तालीकोटा की लड़ाई दक्कन सुल्तानों के संगठन और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ए ऑप्शन, सदाशिव राव के बीच। तालीकोटा को ही हम राक्षसी टांगड़े का युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर जो 40 है कि हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर स्थल 1976, ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ कि हम्पी के खंडरों की खोज किसने की? तो हम्पी के खंडरों की खोज जो की थी वो करी थी ऑप्शन नंबर डी, कॉलिन मैकेंजी ने। प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं कि राजा और उसके परिवार द्वारा किस मंदिर का उपयोग किया जाता था? तो राजा और उसके परिवार द्वारा जो मंदिर का उपयोग किया जाता था उसका नंबर था हजार राम मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 43 है, विजयनगर की स्थानीय देवी
थी, कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय देवी थी, उनका नाम था पंपा देवी। प्रश्न नंबर 44, जिस भारतीय नोट पर हम्पी को दर्शाया गया है, तो सारे अपने नोट देख लेना, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 20 रुपये का, 200 रुपये का। तो जो हम्पी का जो चित्र है वो 50 रुपये के नोट पर दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 45, आइन ए अकबरी किसने लिखी? तो आइन ए अकबरी ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने लिखी, जो अकबर का दरबारी कवि था। प्रश्न नंबर 46, अहोम राजा डैश के थे? तो अहोम राजा असम के थे, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, ओटोमन साम्राज्य डैश से संबंधित था? तो ओटोमन साम्राज्य आज का है, तो आज का जो हमारा तुर्की है वहाँ से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन से सिक्के अधिक प्रासंगिक थे? तो मुगल साम्राज्य के दौरान खा ऑप्शन नंबर चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, प्रासंगिक थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ कि मुगल साम्राज्य के दौरान जिन्स ए कामिल क्या थी? तो मुगल साम्राज्य के दौरान जिन्स ए कामिल उत्तम फसल को कहा जाता था, यानी कि जो परफेक्ट क्रॉप होती थी उसको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 50, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट वो 1793 ऑप्शन नंबर का 1793 में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि हमने 50 प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, तो चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 51, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के अंदर 1813 में प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न नंबर 52, 1862 तक अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत कौन सा देश था? तो 1862 तक अमेरिका अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत था। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, दामिन ए कोह किस जनजाति के लिए सीमांकित क्षेत्र था? तो दामिन ए कोह ऑप्शन नंबर का संथाल जनजाति के लिए सीमांकित क्षेत्र था। प्रश्न नंबर 54, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था परमानेंट सेटलमेंट, उसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कब की गई थी? 1793 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। उत्तरी बंगाल में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो उत्तरी बंगाल में जो नॉर्दर्न बंगाल था उसमें सबसे शक्तिशाली जो एक वर्ग था उसका नाम था जोतदार। प्रश्न नंबर 56, डेविड रिकार्डो कौन थे? तो डेविड रिकार्डो ऑप्शन नंबर घ एक अर्थशास्त्री थे। प्रश्न नंबर 57, विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे बाध्य किया गया था? तो विद्रोह का जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी जो लीडरशिप के लिए बाध्य किया गया था वो किया गया था बहादुर शाह जफर, यानी कि जो मुगल सम्राट थे उस टाइम पर उनको बाध्य किया गया था बहादुर शाह जफर को। प्रश्न नंबर 58, अवध के नवाब का नाम बताइए? तो अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध कहाँ है? अवध हमारा उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 59, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहेब ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है प्रश्न नंबर 60, हड़प का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प का सिद्धांत या व्यपगत का सिद्धांत, तो ये दिया गया था बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी द्वारा। प्रश्न नंबर 61, किस सन में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? तो 1856 में ब्रिटिश द्वारा अवध को अपने राज्य में मिला लिया गया था। इसी के बाद 1857 में हमें 1857 का विद्रोह देखने को मिला। भाई ये क्वेश्चन की 62, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश मेरठ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 63, सहायक संधि की शुरुआत की गई थी? तो सहायक संधि की शुरुआत जो की गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा था कि अवध एक चेरी की तरह जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी? तो ये कथन जो था ये था लॉर्ड डलहौजी का। अवध के लिए उन्होंने ये कथन कहा था। प्रश्न नंबर 65,
किसने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी? तो जो ये लाइन कही थी, जो ये पंक्तियाँ थी, ये कही गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। जो एक कवयित्री हैं उन्होंने इसको कहा था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये किसके लिए कहा गया था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 66, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार जो प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 67, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था उसको वापस ले लिया था, कब ले लिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1922 में ले लिया था। क्योंकि वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है चौरी चौरा नामक जगह पर क्या हो गया था, वहाँ पर जो आंदोलन था ये कैसा हो गया था? हिंसक हो गया था। इसी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके बाद गांधी जी को 6 साल की सज़ा हुई थी 1928 तक, लेकिन उनको 2 साल के अंदर ही रिहा कर दिया गया था 1924 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 68, बारदोली में किसान सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली में जो किसान सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1928 में। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहीं पर इनको बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1928। प्रश्न नंबर 69, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जगह कहाँ है? तो ये हमारा अमृतसर में है। और ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं उसके विरुद्ध खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जनरल डायर ओपन फायर के ऑर्डर देता है और यहाँ पर मासूम लोगों की हत्या कर दी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। प्रश्न नंबर 71, दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से कहाँ दिखे थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी विश्वविद्यालय 1916, जिसको हम BHU भी बोला जाता है। BHU या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में दिखे थे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी अली ब्रदर्स द्वारा, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। प्रश्न नंबर 73, पूर्ण स्वराज की बात कहाँ अपनाई गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो बात थी वो लाहौर अधिवेशन 1929 में अपनाई गई थी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि जो 26 जनवरी 1930 आएगी उसको हम क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम ऑफिशियली आज़ाद होते हैं, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी उसकी स्मृति में हमने इस डेट को रखा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा खत्म हो गई थी। नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930। प्रश्न नंबर 75, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ कि गांधी जी निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पसंद करते थे? तो गांधी जी हिंदुस्तानी, डी ऑप्शन को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 79, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन नंबर ए, BN राव थे।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। किसने कहा था कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए? तो यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए, क्योंकि वो जाते जाते भारत का विभाजन करते गए थे। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाकर गए थे। तो प्रश्न नंबर 81, किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये कथन था ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत का। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री के अपने MCQs पूरे किए हैं। ये आपके प्री बोर्ड, बोर्ड दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने ये सीरीज़ जो थे हमारे MCQs ये पूरा किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।